लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 47 में हमने एक थ्योरम प्रूव किया था। थ्योरम ये कह रहा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी, कि हर सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो कॉशी भी ज़रूर है। फिर हमने कहा यह था कि स्टेटमेंट के कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनती है। कन्वर्स स्टेटमेंट बनती है कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और हमने कहा था ये स्टेटमेंट फाल्स है, और इसको फाल्स प्रूफ करने के लिए हमने एक काउंटर एग्जांपल दी थी कि xn इज इक्वल टू 1/n ये इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक कॉशी सीक्वेंस है और ये इसके अंदर कन्वर्जेंट नहीं है। जहन में क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या कॉशी सीक्वेंस कभी कन्वर्जेंट भी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो? कोई ऐसा क्राइटेरिया हमें मिल सकता है कि कॉशी सीक्वेंस उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हो तो कन्वर्जेंट हो? आज जो हम थ्योरम प्रूफ करेंगे उसकी स्टेटमेंट ये है कि ए कॉशी सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट। एक मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर कॉशी सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट है तो इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी, और कन्वर्सली अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है कॉशी सीक्वेंस की तो वो वाली कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। यानी क्राइटेरिया हमें मिल गया कि कॉशी सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट हो सकती है, अगर इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए। इस क्राइटेरिया को प्रूफ करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि आखिर हम सब सीक्वेंस जो है वो किसको कहते हैं, और फिर हम प्रूफ करेंगे कि कॉशी सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, जब इसकी सब सीक्वेंस मिल जाए जो कन्वर्जेंट हो। फर्ज करें हमारे पास एक सीक्वेंस है x1 x2 x3 xn एंड सो ऑन। नीचे कुछ और सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं और क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स सब सीक्वेंस। आप गेस करने की कोशिश करें, खुद से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें कि सब सीक्वेंस किसको कहेंगे। x1 x2 x3 xn, और एक मैंने वही सीक्वेंस दोबारा लिख दी है। सोचें क्या ये इसकी सब सीक्वेंस हो सकती है? एक और मैंने सीक्वेंस लिख दी है बी पार्ट में, जिसमें फर्स्ट टर्म नहीं लिखी, सेकंड लिख दी है, थर्ड नहीं लिखी, फोर्थ लिख दी है, फिफ्थ भी लिख दी है, सिक्स नहीं लिखी, सेवन्थ लिख दी है, नाइन्थ लिख दी है, और सो ऑन। सो ऑन से आप गेस कर सकते हैं फिफ्थ के बाद सेवन्थ, नाइन्थ, तो नेक्स्ट 11th 13th। इसकी मैंने कुछ टर्म्स लिख दी हैं, कुछ नहीं लिखी हैं। क्या ये इस गिवन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है? एक और थर्ड पार्ट में मैंने एक और सीक्वेंस लिख दी है, इसी सीक्वेंस की टर्म्स लिखी हैं। थर्ड टर्म को फर्स्ट में लिख दिया है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर इसी सीक्वेंस की सिक्स्थ लिख दी है टर्म, फिफ्थ, फोर्थ, फिर नाइन्थ, एट्थ, सेवन्थ, और गेस कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी। यानी इसी सीक्वेंस की टर्म्स मैंने लिख दी हैं। क्या ये तीनों गिवन सीक्वेंस की सब सीक्वेंसेस हैं? और अगर आपके जहन में है कि कोई नहीं है तो क्यों नहीं है? आप सोच सकते हैं सबसेट का आइडिया, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो सबसेट होता है। इसी आइडिया को अगर हम यहाँ इस्तेमाल करें और कहें कि एक सीक्वेंस की सारी टर्म्स दूसरी सीक्वेंस में मौजूद हो तो वो सब सीक्वेंस होती है। इस आइडिया को जहन में रखें तो पार्ट ए में जो सीक्वेंस है उसकी सारी टर्म्स हमारे पास गिवन सीक्वेंस की टर्म्स हैं। हम कह सकते हैं कि हाँ, जो पार्ट ए की सीक्वेंस है ये गिवन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। जो पार्ट बी है इसकी सारी टर्म्स भी गिवन सीक्वेंस में मौजूद हैं, ये भी इसकी सब सीक्वेंस है। जो पार्ट सी है इसकी सारी टर्म्स भी गिवन सीक्वेंस में मौजूद हैं, तो क्या ये भी सब सीक्वेंस है? सबसेट के आइडिया के अकॉर्डिंगली तो हाँ, ये भी सब सीक्वेंस ही लगती है। लेकिन सीक्वेंस में और सेट्स में एक थोड़ा सा फर्क होता है। सीक्वेंस में टर्म्स रिपीट भी हो जाती हैं,
सीक्वेंस में टर्म्स की तरतीब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, जबकि सेट के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ पर हमने जो टर्म्स लिखी हैं इस सीक्वेंस में वो सारी गिवन सीक्वेंस में मौजूद हैं, लेकिन तरतीब जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। जो गिवन सीक्वेंस की थर्ड टर्म है वो हमारे पास इस पार्ट सी की फर्स्ट टर्म बन गई है। जो गिवन सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो पार्ट सी में थर्ड टर्म बन गई है। सीक्वेंस की टर्म्स तो वही हैं लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया है। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये सब सीक्वेंस नहीं है। तो दो बातों का ख्याल रखेंगे सब सीक्वेंस कहते हुए। एक तो ये कि जिस सीक्वेंस को हम सब सीक्वेंस कहने लगे हैं उसकी सारी टर्म्स गिवन सीक्वेंस में मौजूद हों, और दूसरा उसकी टर्म्स की तरतीब भी वही हो जो गिवन सीक्वेंस की टर्म्स की तरतीब है। इस बात को जहन में रखते हुए हम सब सीक्वेंस को फॉर्मली डिफाइन करने लगे हैं। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है xn, x1, x2, xn और सो ऑन, ये मैट्रिक्स स्पेस xD में एक सीक्वेंस है। हमने इसकी कुछ टर्म्स लेनी है लेकिन तरतीब भी सेम रखनी है। जो पहली टर्म लेने लगे हैं हम उसको कह रहे हैं xn1, सेकंड टर्म को xn2, xnk और सो ऑन। और तरतीब को वही रखने के लिए जो इसमें तरतीब हो, चाहे दरमियान में से कुछ टर्म्स कम हो जाए, उसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं नेक्स्ट टर्म के नंबर को प्रीवियस टर्म के नंबर से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म के नंबर को प्रीवियस टर्म के नंबर से बड़ा होना चाहिए। बस इस रिस्ट्रिक्शन के साथ जो सीक्वेंस बनेगी इसकी सारी टर्म्स इसमें मौजूद हैं, और अब इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनका आर्डर भी वही है जो गिवन सीक्वेंस की टर्म्स का आर्डर था। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, इस गिवन सीक्वेंस के लिए ये एक सब सीक्वेंस है xn1, xn2, xn3 सो ऑन। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, हम इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में xnk लिखते हैं। और टर्म्स के नंबर्स को चेंज करने के लिए कौन सा सबस्क्रिप्ट यूज हो रहा है, k1 to इंफिनिटी, यानी xn1, xn2, xn3 सो ऑन। ये एक सब सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस की, सीक्वेंस xn की। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस xn है तो उसकी सब सीक्वेंस को हम xnk कहते हैं, जिसमें सब सीक्वेंस की सारी टर्म्स गिवन सीक्वेंस में मौजूद है। सब सीक्वेंस की टर्म्स का आर्डर भी, तरतीब भी वही है जो गिवन सीक्वेंस की टर्म्स की तरतीब थी। उसके लिए n1, n2, n3, nk को इस आर्डर में होना चाहिए। सब सीक्वेंस क्या होती है हमें पता चल गया है। कुछ एग्जांपल्स हमने अभी प्रीवियस बोर्ड पे भी देखी थी, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है और मैं इसकी एक सब सीक्वेंस लिखना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट टर्म लिख ली, मैंने थर्ड टर्म लिख ली, तरतीब भी चेंज नहीं कर रहा, और फिर मैंने फिफ्थ टर्म लिख ली। ये जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ ये इस गिवन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। इस तरह से आप और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। अब सब सीक्वेंस की डेफिनेशन के बाद हम अपने थ्योरम की तरफ आ जाते हैं और इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स स्पेस में एक कॉची सीक्वेंस ले लेते हैं। हमने x में एक कॉची सीक्वेंस ले ली। अगर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मानकर सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करनी है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो सीक्वेंस हमने लिया है ये कन्वर्जेंट है, और इसकी एक सब सीक्वेंस ढूंढेंगे जो कन्वर्जेंट हो। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। लेट कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमने ली है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कॉची तो है ही है, कॉची के साथ साथ ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है। हमने अज्यूम कर लिया है कि जो सीक्वेंस xn है ये कन्वर्जेंट है, और ढूंढना क्या है, इसकी एक सब सीक्वेंस। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने डेफिनेशन की थी सब सीक्वेंस की तो हमने देखा था कि सीक्वेंस इटसेल्फ अपनी सब सीक्वेंस होती है। तो ये जो सीक्वेंस है इसी को इसकी
सब सीक्वेंस कह देते हैं और हमें मिल गई एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हमें मिल गई है एक xn की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जो कि इटसेल्फ ही है। तो हमने थ्योरम को फर्स्ट डायरेक्शन से प्रूव कर लिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मानकर हमने प्रूव कर लिया है कि सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं, यानी सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मानकर फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि xn जो है वो एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कंटेन कर रही है और हम प्रूव ये करेंगे कि xn भी कन्वर्जेंट है। सपोज करने लगे हैं कि xn हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हमने सपोज कर लिया कि xn की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है xn की। हमने सब सीक्वेंस ले ली है जो कन्वर्जेंट है। हमने सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कैसे प्रूफ किया करते हैं? सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए अगर हमने कहना हो कि सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है और ये किसी नंबर x को कन्वर्ज कर रही है, तो हम हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर ढूंढते हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स का और x का d जो है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाए। ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। यहाँ पे हमने सब सीक्वेंस ले ली है जो कन्वर्जेंट है। किसको कन्वर्ज कर रही है ये भी लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि xn के जो है x को कन्वर्ज कर रही है। हमने ये भी सपोज कर लिया है कि जो xn के है वो x को कन्वर्ज कर रही है। अब हमने सीक्वेंस xn को प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट है। किस नंबर को कन्वर्ज करेगी? सबसे पहला काम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये किसको कन्वर्ज करेगी। गेस ये कहता है कि xn भी x को ही कन्वर्ज करेगी। अगर xn के x को कन्वर्ज कर रही है तो xn भी x को ही कन्वर्ज करेगी, ये प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को प्रूव करने से पहले हम इस xn के x को कन्वर्ज करने का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, वो बात लिख लेते हैं। चूंकि xn के हर x को कन्वर्ज कर रही है तो हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा कि xn के का और x का जो d है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। चूंकि xn के x को कन्वर्ज कर रही है तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सब सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स का और x का d एप्सिलॉन से लेस होगा। और इस सीक्वेंस की, इस सब सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर nk है जब भी ये नंबर nk n0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। ये हमने इस्तेमाल कर लिया है किस चीज़ का कि हमारे पास जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। इसको कोई नंबर कर लेते हैं। इसका यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट है। हमने सीक्वेंस xn को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। हमने बेसिकली प्रूव करना है कि d xn और x का एप्सिलॉन से लेस है। फिलहाल हमारे पास जो d है xn के और x का एप्सिलॉन से लेस है। हम इस बात को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो सीक्वेंस हमारे पास xn है वो कैसी सीक्वेंस है, वो कॉशी सीक्वेंस है। सीक्वेंस xn के कॉशी होने का यूज़ करते हैं। अगर ये सीक्वेंस xn कॉशी है तो क्या होगा? हमें याद है कि सीक्वेंस अगर कॉशी हो तो हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिलता है कि सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का जो d है वो एप्सिलॉन से लेस होता है। यही बात हम लिख लेते हैं क्योंकि हमारी गिवन सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है? हमारी गिवन सीक्वेंस xn जो है वो कॉशी सीक्वेंस है। तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन और स्पेशली फॉर दिस एप्सिलॉन, सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का d जो है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। कॉशी सीक्वेंस होने के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाले नेचुरल नंबर से डिफरेंट हो जो हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस में एप्सिलॉन के लिए मिला था। हम उस नेचुरल नंबर का नाम n1 रख लेते हैं।
सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का जो डी है, क्योंकि सीक्वेंस एक्स एन कॉशी है तो इसकी टर्म्स एक्स एन और एक्स एम का डी जो है वो एप्सिलॉन से लेस होगा फॉर ऑल टर्म्स एन और एम ग्रेटर इक्वल टू n1 के लिए। सीक्वेंस हमारी कॉशी है, हमने उसके कॉशी होने का इस्तेमाल कर लिया। हमें हर एप्सिलॉन के लिए नेचुरल नंबर मिलना था, उस नेचुरल नंबर का नाम हमने n1 रख लिया। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये जो नेचुरल नंबर हमें n0 मिला है एप्सिलॉन के लिए, ये अगर एप्सिलॉन बाय 2 लिया जाए तो उसके लिए भी कोई नेचुरल नंबर मिलेगा। हम इस n0 को कह लेते हैं ये एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर है। और इसी तरह हमारे पास कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए जो नेचुरल नंबर मिला है, मैं इसको एप्सिलॉन पॉजिटिव की बजाय एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर के तौर पे कंसिडर कर लेता हूँ। इसका अभी हम यूज़ करेंगे। इसको इनक्वालिटी नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का डी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, सब सीक्वेंस की टर्म्स का और एक्स का डी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। और मेरा क्लेम इस वक्त ये है कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्स एन का और एक्स का डी भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। कैसे? यहाँ पे ये जो सीक्वेंस की टर्म्स एक्स एम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये टर्म्स इस सब सीक्वेंस में भी मौजूद हैं? यकीनन सब सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं। इन एक्स एम में से सब सीक्वेंस की कुछ टर्म्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी ये जो इनक्वालिटी नंबर 2 है, जो सीक्वेंस की टर्म्स एक्स एन और एक्स एम के डी को एप्सिलॉन बाय 2 से ले रही है, अगर यहाँ पर एम की जगह हम एन के ले लें, लेकिन वो वाले एन के ले लें जो n1 से ग्रेटर इक्वल है, तो उनके लिए भी ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी। यानी इस इनक्वालिटी को मैं लिखने लगा हूँ एक्स एम की जगह एक्स एन के का यूज़ करते हुए। सीक्वेंस की टर्म्स ही हैं, सीक्वेंस की टर्म्स में से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कहाँ मौजूद हैं, सब सीक्वेंस में मौजूद हैं। तो वो वाली टर्म्स जब सीक्वेंस की सारी टर्म्स के लिए, उन सारी टर्म्स के लिए जिनका नंबर n1 और उससे ग्रेटर है, ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो उन टर्म्स के लिए भी होल्ड करेगी जो इस सब सीक्वेंस में मौजूद हैं। यानी xm की जगह हम xn के लिख सकते हैं, इस कंडीशन के साथ कि सब सीक्वेंस की जो टर्म्स हमने n के ली हैं उनका नंबर भी क्या हो, n1 से ग्रेटर और इक्वल हो। इसको 2 कह लेते हैं, इस वाली को 2 रहने देते हैं, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। 1 और 2 का और ट्रायंगुलर इनक्वालिटी का यूज़ करके हमने प्रूव ये करना है कि जो xn और x का d है वो एप्सिलॉन से लेस है, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये सीक्वेंस जो xn है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। जो 1 है वो उन n केस के लिए होल्ड कर रही है जो n केस n0 और उससे ग्रेटर हैं, और जो 2 है वो उन n केस के लिए होल्ड कर रही है जो n केस n1 या उससे ग्रेटर हैं। हमने यूज़ दोनों का करना है। तो बेसिकली हमें वो n ढूंढना है जिस n से जब n के ग्रेटर हों तो 1 और 2 दोनों होल्ड करें। अगर एक इनक्वालिटी फर्ज करें n के की वैल्यू 5 या उससे ग्रेटर के लिए होल्ड कर रही है, यानी 5, 6, 7 इन सब के लिए होल्ड कर रही है, ये फर्ज कर लेते हैं हमारा n0 है। और दूसरी इनक्वालिटी n केस के लिए होल्ड कर रही है, अगर n केस की वैल्यू से 8, 9, 10 और उससे बड़े नंबर्स के लिए, और ये 8 जो है ये फर्ज कर ले हमारा n1 है। हम वो n केस लेना चाहते हैं जिनके लिए दोनों होल्ड करें। 5 के लिए n0 के लिए 1 होल्ड कर रही है, 2 होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि 2 ने होल्ड करना है n के की वैल्यू 8 के लिए। 6 के लिए भी नहीं होल्ड कर रही, 7 के लिए भी 1 होल्ड कर रही है लेकिन 2 होल्ड नहीं कर रही है, जबकि 8 के लिए
एन नॉट की वैल्यू 8 के लिए 1 भी होल्ड कर रही है और 2 भी होल्ड कर रही है। 9 के लिए एन नॉट की वैल्यू 9 के लिए 1 होल्ड कर रही है, एन 1 की वैल्यू 9 के लिए 2 होल्ड कर रही है। बेसिकली 1 और 2 दोनों होल्ड करेंगी। अगर हम एन के की वैल्यू एन नॉट और एन 1 में से जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल ले लेंगे। 1 और 2 दोनों होल्ड करेंगी अगर n के हम n नॉट और n1 में से बड़े नंबर को ले लेंगे। तो मैं n प्राइम लेट कर लेता हूं मैं उस नंबर को जो मैक्सिमम है n नॉट और n1 में से मैक्सिमम ले रहा हूं। इन दो नंबर्स में से n नॉट और n1 में से बड़े नंबर को मैंने n प्राइम कह लिया है और n प्राइम के लिए 1 भी होल्ड करेगी और 2 भी होल्ड करेगी। हम कह सकते हैं डी एक्स एन के और x लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। अगर हम जो n के हैं वो क्या लें, n प्राइम और उससे ग्रेटर इक्वल लें। ये जो 1 है मैंने दोबारा लिखी है, लेकिन अब मैंने वो n के लिए हैं जो n प्राइम से ग्रेटर इक्वल है, उनके लिए ये 1 होल्ड कर रही है। और ये जो मेरे पास 2 है इसको भी दोबारा लिखने लगा हूं मैं, डी एक्स एन और एक्स एन के जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2 से। अगर कौन से एन केज लिए जाएं, वो एन केज और वो एन लिए जाएं जो एन प्राइम और उससे ग्रेटर इक्वल हैं। एन प्राइम से ग्रेटर इक्वल एन और एन केज के लिए 2 मैंने लिख लिया। और अब इन दोनों को यूज़ करते हैं और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं और हम एक्स एन और एक्स का डी कैलकुलेट कर लेते हैं। इनको फर्ज करें मैं नंबर कर लेता हूँ 3 और 4। तो हम इस्तेमाल करते हैं 3 और 4 का और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का। थ्री और 4 और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं डी किस किस का, एक्स एन का और एक्स का। तो बाई ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी डी एक्स एन और एक्स को मैंने लिख लिया एक्स एन और एक्स एन के का जी प्लस एक्स एन के और एक्स का डी। और ये दोनों 3rd और 4 में एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हैं, तो इनकी जगह राइट साइड पर मैंने इनसे ग्रेटर नंबर एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिया। ये दोनों एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हैं। कब लेस हैं? जब n की वैल्यूज n प्राइम से ग्रेटर इक्वल हों। और एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 को जब ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी हमारे पास डी ऑफ एक्स एन और एक्स एप्सिलॉन से लेस आ गया। सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं एक्स एन एक्स के करीब हो गई हैं, उनका डी एप्सिलॉन से लेस आ गया है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन प्राइम के लिए। तो इसका मतलब है यही तो कंडीशन है किसकी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो इससे प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हमने एक सीक्वेंस ली थी एक्स एन जो कॉशी थी और इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस थी। वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एक्स एन के थी, ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही थी। हमने प्रूव कर लिया कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो भी कन्वर्ज कर रही है, और वो किसको कन्वर्ज कर रही है, वो भी इसी नंबर x को कन्वर्ज कर रही है जिसको सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी। तो फाइनली हमने क्राइटेरिया बना लिया है एक कॉशी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का, कि एक कॉशी सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैट्रिक्स स्पेस को कंटिन्यू रखेंगे।